नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबर हरियाणा में रुक कर लेते हैं हरियाणा के तमाम खबरों से। देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल पर बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के विवादित बयान को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। 26 अप्रैल को हिसार के बिश्नोई मंदिर में हुई बैठक के बाद विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक राज्य के 16 जिलों में रेखा शर्मा के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी है। भिवानी, गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला समेत कई जिलों में समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज की जाएगी। इसी बीच हिसार में सर्व समाज की बैठक कर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया गया है। बता दें कि रेखा शर्मा ने 24 अप्रैल को पंचकुला में भजन लाल और उनके बेटे चंद्रमोहन पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद चंद्रमोहन ने लीगल नोटिस भेजा। बीजेपी ने इस बयान को व्यक्तिगत बताते हुए पलड़ा भी झाड़ लिया था। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी प्रतिक्रिया देकर के नाराजगी जाहिर की है इस मामले में। सर्व समाज की बैठक बिश्नोई सभा हिसार के सानिध्य में बुलाई गई, जिसमें विभिन्न समाजों के प्रधान और अलग अलग गांव के सरपंच, जिला परिषद सदस्य और हर बिरादरी से लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। सभी का एक ही मत से भाई उनके इस बयान की घोर निंदा की गई और सभी का एक ही मत था कि पहले इसमें जो सभा फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। सभा ने, क्योंकि उन्होंने जो बिश्नोई रत्न युग पुरुष जन नायक चौधरी भजन लाल जी जो ना केवल एक समाज के थे, 36 बिरादरी के नेता थे, इसीलिए हमने 26 तारीख को ये फैसला किया था कि हम सभी मिलकर, सिर्फ वो समाज के अकेले के नेता नहीं थे बल्कि 36 बिरादरी के नेता थे, तो हम सभी बिरादरी को बुला के 26 तारीख को हमारी मीटिंग हुई तो उसमें यही फैसला लिया था कि शीघ्र ही सभी बिरादरी के जितने भी समाज के प्रधान या उनके प्रतिनिधि यहाँ आज इसमें आए और उन्होंने अपने विचार यही रखा कि रेखा शर्मा राज्यसभा सांसद ने बहुत ही घटिया बयान दिया है, उसकी सभी ने निंदा की और सब ने आज यही था, सभी कह रहे थे जो सभा फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। तो सभा पहले तो इस पे आपराधिक व कानूनी कार्रवाई का फैसला लेगी, अगर उससे बात नहीं बनी तो अगली कार्रवाई जो भी प्रदर्शन है वो करेंगे। किस तरह के अलावा अन्य राज्यों में भी विरोध किया जाएगा? हरियाणा के अलावा भी आप सभी देख भी रहे हो, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ऐसी आ रही है और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। पुलिस उस पर तहकीकात करेगी और अगर हमारा पक्ष सुना तो ये एक FIR दर्ज बनती है। कार्रवाई की तो आप मांग करें, लेकिन जो पुलिस है वो केस तो दर्ज नहीं करी, काफी जगह शिकायतें मिल चुकी है। अब अगर वो पुलिस के दर्ज नहीं करेगी तो हम कानूनी वकील के थ्रू जो भी उनको नोटिस देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। मानहानि का केस बनता है, कोर्ट के थ्रू करवाएंगे। वहीं अंबाला में निकाय चुनाव के बीच एक बड़ा पारिवारिक और राजनीतिक विवाद सामने आया है, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। बीजेपी की ओर से मेयर पद की प्रत्याशी अक्षता सैनी के प्रति जो कुलदीप सैनी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोग इसे निजी विवाद के साथ साथ चुनावी सियासत से भी जोड़ करके देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। समर्थकों के बीच में बहस छिड़ गई है। फिलहाल अक्षता सैनी की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं पार्टी स्तर पर भी मामले को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नमस्कार, मैं कुलदीप सैनी। मेरी धर्मपत्नी अक्षता सैनी मेयर प्रत्याशी भाजपा से अंबाला में चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुख तब होता है जब अपने नामांकन में ये देखिएगा, इधर पिता का नाम लिखा, जब बात आती है पति के बारे में तो यहाँ पे मेरा नाम नहीं मिला, नहीं भरा जाता है।
अगर मैं आपका पति हो ही नहीं तो ये बताइएगा बच्ची कहां से आई? शर्म करो कुछ। अनाया सैनी हमारी बच्ची कहां से आई अगर मैं आपका पति हूं ही नहीं? हमारा कोई डिवोर्स तो हुआ नहीं है, या कि डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया हो गया तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात मुझे आपसे ये करनी है कि जो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आपका शोषण किया सास ससुर ने, है ना, आपके साथ मारपीट हुई, आपसे दहेज मांगा गया, इस तरह की बातें मत बोलो। इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन के तरीके से चुनाव जीतोगे आप, लेकिन दूसरे की छवि को खराब मत करने की कोशिश करो। सही रास्ते पे चलिएगा। अच्छी बात है आपने प्रयास किया चुनाव के लिए, आपको परमात्मा जिताएगा भी अगर शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आपने चुनाव लड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गुरुग्राम में नीट यूजी परीक्षा सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आयोजित की गई, जहां प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए धारा 163 लागू किया। जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6,875 अभ्यर्थी एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा देते नजर आए। वहीं दिव्यांग विद्या अभ्यर्थियों को विशेष सुविधा के तहत शाम 6 बजे तक अतिरिक्त समय दिया गया। परीक्षा को नकल मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए कई पाबंदियां लागू की गई थी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित ना हो, इसका पूरा ध्यान लगाया गया। हथियार, लाउडस्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वाहनों की पार्किंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा 500 मीटर क्षेत्र में फोटो स्टेट, कोचिंग सेंटर बंद रहे। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, पेन, तमाम चीजें जो हैं, स्कैनर वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था यहां पर। वहीं आज आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा के सफल, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए लघु सचिवालय के कमरा नंबर 39 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश शुरू हुआ, जबकि दोपहर 1:30 बजे तक गेट बंद कर दिए गए। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 6 बजे तक हुई और जिले में 6 केंद्रों पर 2,451 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, मोबाइल समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीसीटीवी निगरानी रखी गई। सख्त चेकिंग के बीच में अभिभावकों ने व्यवस्थाओं को संतोषजनक भी बताया। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 6 केंद्रों पर 2,451 परीक्षार्थी जो हैं वो पहुंचे हैं। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन भी नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे हैं। तो नकल विरोधी हो ये परीक्षा, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए। किसी भी तरीके से नकल को यहाँ पर अंजाम ना दे पाए कुछ आपत्तिजनक तत्व, उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि अभी देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो अभिभावकों के द्वारा ये बात भी कही जा रही थी कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले ही रूल्स में बता दिया गया था कि आप किन चीज़ों के साथ परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर सकते हैं और किन चीज़ों पर यहाँ पर मनाही है कि आप वो चीज़ें लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया और उस कंट्रोल रूम के जरिए चारों तरफ निगरानी रखी जा रही थी। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने की बात भी सामने आ रही है और इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के अभिभावक काफ़ी ज़्यादा संतोषजनक नजर आ रहे थे। मेरा नाम है जी, मैं डावली तो आया बच्चे का नीट का पेपर है जी सिरसा नैशनल कॉलेज ते एंट्री हो गई जी। ते बाकी देखो उम्मीद बहुत है जी, बच्चे की तैयारी भी बहुत वधिया है, बाकी बहुत वधिया। मेरा नाम हरमीत सिंह है जी और इलाहाबाद से हूँ और बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी की है और बढ़िया एग्जाम हो, सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। महेंद्रगढ़ जिले में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। जिले में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए,
जिनमें से 3 केंद्र महेंद्रगढ़ शहर में स्थित हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। एसडीएम ने महेंद्रगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय और राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल सहित सभी 3 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पंखे, जैमर, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा का मजबूत प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। उम्मीदवारों की सघन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं और यहां पर सुरक्षा बल की तैनाती भी नजर आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर तस्वीरों के जरिए देखिए, जहां पर 2 से 5 का ये समय जो है वो परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। नीट परीक्षा के लिए पूरी तैयारी की गई, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, व्यापक व्यवस्थाएं की गईं ताकि यहां पर जो परीक्षा देने बच्चे आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इस भीषण तपती गर्मी में पेयजल से लेकर के तमाम सुव्यवस्थाएं बच्चों के लिए की गई थी। नीट का पेपर था आज, यहाँ सेंटर आया मॉडल संस्कृति में, तो यहाँ बेटा अंदर गया, तो यहाँ सुरक्षा समाधान सही है, व्यवस्था सही चल रही है, अंदर भी और बाहर भी सही है। इतना ज्यादा जितनी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करी है, अच्छी तरह परीक्षा दो बिना घबराहट के, बिना उसके। आज हमारे महेंद्रगढ़ सब डिवीजन में 3 हमारे केंद्र है जहाँ पर नीट की परीक्षा हो रही है। पहला आपके पीछे है मॉडल संस्कृति स्कूल, इसके अलावा गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज। इन तीनों के अंदर हमारे यहाँ पर 240 बच्चे हैं और बाकी दोनों कॉलेज में 400 से 480 बच्चे हैं, तो वो एग्जाम दे रहे हैं। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो 9 हैं, 3 यहाँ पर अच्छा नानौल में। नीट के पेपर हैं, महेंद्रगढ़ में 3 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए 2 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अलग से लगाई गई है और हर सुख सुविधा परीक्षार्थियों को दी गई है। अमेरिका ईरान तनाव के बाद एलपीजी गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों का असर अब आम जनजीवन पर साफ दिखने लगा है। पलवल में इसका असर घरेलू रसोई से लेकर पारंपरिक ईंधन तक पहुंच गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होने के कारण गोबर के उपलों की मांग बढ़ी है, जिससे उनके दाम भी बढ़ गए हैं। जहां पहले एक उपला 1 से 1.5 रुपए में मिलता था, अब वह बढ़कर के करीब 2.5 हो गया है। उपला विक्रेता ने बताया है कि पशुओं के चारे और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के चलते लागत भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। गैस महंगी आ रही है तो ऊपर अब महंगे आ रहे हैं बेटा, पहले 2 को दे अब 2.5 को दे रहे हैं। और परेशानी बेचारे गरीब आदमी तो परेशानी भुगत रहे हैं, जो काम करने वाले वे 10 रुपया को ऊपर ले जाए और संजा को रोटी करें बेटा। उपले के तो रेट अभी रिसेंटली बढ़ गए हैं पिछले 2-3 महीने में। पहले 100 रुपए के 50 उपले आ जाते थे। अब हमारे यहाँ पे फैक्ट्री है, हम उसमें आते हैं, हुक्का पीने के लिए लोग आते हैं, अतिथि जो भी आते हैं साथ में पीते हैं। लेकिन अभी उसी के हिसाब से रेट 2.5 रुपये कर दिया, अब 40 आ रहे हैं। और अभी तो ताई कह रही है कि जैसे अभी रेट और बढ़ेंगे, जिस तरीके से ईंधन का कीमतें बढ़ी हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं और कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हुआ है, तो इसकी डिमांड भी बढ़ी है और डिमांड के साथ साथ फिर उसके रेट्स काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं लास्ट। दिनेश जी, इसमें ऐसा है कि मैं ये उपलों का काम मेरी माता जी हैं, ये करती हैं, मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ बीच बीच में। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी अगर करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो लगभग हर चीज़ पे दाम बढ़े हैं पिछले कुछ 2 से 3 महीने में। तो अगर आप जो ईंधन की बात करें तो गैस से लेकर तेल तक हर चीज़ें बढ़ी है और जो पशु चारा भी है वो भी लगभग 40 से 50% बढ़ गया है पिछले 2 से 3 महीने में। और भूस जो इन दिनों में काफ़ी सस्ता मिलता था अनाज कटने के दौरान, वो भी इस बार 400 से 500 रुपये मन के हिसाब से मिल रहा है। तो सारी चीज़ें जब एक तरीके से महंगी हो रही हैं तो हाँ देखो, जाहिर सी बात है कि दूध या उपले वगैरह इस तरह की चीज़ें हमको भी थोड़ा बहुत उसमें प्राइस में हाइक करना पड़ता है अपना बैलेंस बना। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां कुरुक्षेत्र के लाडवा उपमंडल में कॉलेज संचालक के घर फायरिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर लिया। घायल बदमाश को लाडवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 16 अप्रैल की रात 2 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर कॉलेज के संचालक के घर पहुंचे थे और वहीं पर फायरिंग कर दी थी। हमलावरों ने करीब 23 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 18 खाली कारतूस मौके से बरामद हुआ है। फायरिंग से घर की बालकनी के शीशे टूट गए, दीवारों पर गोलियों के निशान भी मिले हैं। पुलिस हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच में जुटती नजर आ रही। कुरुक्षेत्र के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रतीक कुमार की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन या गश्त के में थी। उन्होंने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बदरपुर गांव के पास नहर है, वहां एक सस्पेक्टेड आदमी लड़का खड़ा है। वो शायद जो रजनीश बंसल जो लाडवा में 15 तारीख को एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, उसमें वांटेड हो सकता है। जो हमारी CIA 1 के इंस्पेक्टर इंचार्ज प्रतीक कुमार की टीम व खुद वो बदरपुर जो नदी है इसके पास आए। एक लड़का उन्होंने देखा, यानी कि बदरपुर की तरफ नदी भागने लगा और अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने नीचे फेंक दी और हमारी टीम पर फायर किया। जो हमारी टीम नीचे होगी, एक फायर हमारी जो मुलाजिम था बॉडी प्रोटेक्टर पहनते रूटीन में, हम उस पर लगा। अब जो बचाव में भी हमारी टीम ने भी फायरिंग की। गुरुग्राम के साइबर सिटी सेक्टर 40 में बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर पर जानलेवा हमला किया गया है। 2 बाइक सवार हथियारबंद युवकों ने उनके घर के बाहर पहले हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। आवाज सुनकर ऑर्गेनाइजर सौरभ यादव के सुरक्षाकर्मी सिपाही बाहर आए और जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस हमले में सुरक्षाकर्मी सिपाही को 2 गोलियां लगी, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल ने पहले ही सौरभ यादव को धमकी दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। पूरे इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सनकी पति ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। आरोपी नाजिम ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और 4 मासूम बच्चों को जहर दे दिया। इस भयावह घटना में सभी 5 की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद भी अपनी नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। गंभीर हालत में आरोपी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस निगरानी में उसका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही।
जो अभी तो जो सामने आया है अभी उनकी अंदरूनी जो फैमिली की जो चीज़ें आई हैं सामने, जिस वजह से इसने सोचा है कि भाई इसको अब मेरे परिवार को जीने की आवश्यकता नहीं है, तो उसने ये सब किया है, फिर खुद भी मरने की कोशिश की है। कहाँ का रहने वाला है सर ये परिवार, और अभी इनकी हालत कैसी किसी की? वैसे तो ये यूपी से रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सालों से 9 सालों से गुड़गांव में रह रहे हैं। अभी तक सर कितनों की डेथ की सूचना मिल चुकी है और कौन कौन बचा है अभी? इसमें देखो हस्बैंड ही बचे हैं उनके, नाजिम नाम है उसका, और बाकी जो उनकी वाइफ और 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटी 1 बेटा, जो मैंने बताया उनकी डेथ हो चुकी है। मामला ये मोमदन रहता था ऊपर, वो उसके 4 बच्चे थे और 1 वाइफ थी। तो उसने क्या जहर देकर अपनी वाइफ को उनको मार दिया और खुद नस काट ली। अभी हॉस्पिटल में है। अभी पूरा प्रशासन आया हुआ था यहाँ, अभी कुछ कन्फर्म नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रहता तो यहाँ 8-9 महीने से रहता था। अभी सैलून की दुकान थी उसकी, अपनी सैलून की दुकान करके उसने गढ़ी में वहाँ रहता था वो। अभी कुछ मामला सामने आया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। बच्चे, बड़ी लड़की थी 14 साल की थी और बाकी 3 लड़की थी 1 लड़का था। तो सर कुछ मामला सामने आया नहीं है। अभी पूरा प्रशासन यहाँ होता, अभी डेड बॉडी गई है, ले गए हैं। यमुनानगर के शास्त्री कॉलोनी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक मोबाइल स्पेशरी की दुकान में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी और इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी 3 मंजिला दुकान इसकी चपेट में आ गई। अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। हादसे के समय दुकान में एक एक लड़की जो है वो मौजूद थी, जो आग लगते ही घबराकर अंदर ही फंस गई। धुआं फैलने से उसकी हालत बिगड़ गई और एक दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के दौरान जब तलाशी ली गई तो लड़की दुकान के अंदर फंसी मिली। उसे तुरंत बाहर निकाला गया, सिविल अस्पताल यमुनानगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दुकान मालिक और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। आज रमन इंटरप्राइजेज है मॉडल कॉलोनी में, वहाँ से सूचना मिली थी कि उनका होलसेल का जो शॉप है इलेक्ट्रिक की, वहाँ पे आग लग गई है। तो सूचना पे तुरंत पुलिस पहुंची और वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ गई थी। तो आग बुझाई तो फिर उन्होंने बताया कि शायद एक बंदा अंदर है। आग बुझने के बाद जब अंदर से एक लड़की थी जो अनकॉन्शियस थी, उसको अनकॉन्शियस हालत में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहाँ पे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। सर रेस्क्यू के दौरान आप भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या हालात क्या थे वहाँ? हालात निकालने का कोशिश? जी काफी मुश्किल था, आग बहुत ज्यादा थी और अंदर घुसना मुश्किल हो रहा था क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था। तो आग पे पूरी तरह से काबू पाके फिर अंदर से लड़की को कमरे से निकाला गया और एडमिट कराया गया। कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा अनाज मंडी से गेहूं से भरा ट्रक चोरी होने का मामला सामने आया है। सुबह करीब 6:30 बजे अज्ञात चोर आड़ती की दुकान के सामने खड़े ट्रक को लेकर फरार हो गया। ट्रक में करीब 438 गेहूं के बैग लोड थे, जिनकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आड़ती के अनुसार रात में मजदूरों ने ट्रक में गेहूं लोड किया था, जिसे सुबह तौल कर गोदाम भेजा गया था। सुबह ट्रक गायब मिला तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस मार्केट कमेटी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। हमारे आड़ती भाइयों ने जो गेहूं लाती थी, जो चोरी हुई है, मेरी जो सरकार से और पुलिस वालों से अपील है कि उसको फटाफट ट्रेस किया जाए, ताकि आड़ती और जो सरकार का नुकसान है उसे भरपाई की जा सके। तो कितने कट्टे लोड थे उसमें सर? उसमें 438 कट्टे लोड थे। गाड़ी का नंबर HR55H 42294229। कृपया हमें बताने की कृपया करें। हमारा नंबर 989698 और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।